डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर छत्रपति संभाजीनगर ऑनलाइन 15 फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। इसमें मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सतीश प्रहलाद ढोरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बाबा नाईक महाविद्यालय कोकरूड, तालुका शिराळा, जिला सांगली। मेरे आज के सेमिनार का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत के तीन भाग है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक साधन, लिटरेरी सोर्सेस यानी साहित्यिक साधन, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स यानी विदेशियों का वर्णन, ये सभी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी साहित्य पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशेष महत्व है। पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार की हेरफेर करने की बहुत कम संभावना होती है, इसलिए पुरातात्विक स्रोत सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसमें सबसे पहला है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे मिले हैं, अतः उनमें साहित्य की भांति हेरफेर करना संभव नहीं था। यद्यपि सभी अभिलेखों पर उनकी तिथि अंकित नहीं है, फिर भी अक्षरों की बनावट के आधार पर उनका काल मोटे रूप से निर्धारित हो जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। केवल उत्तर पश्चिमी भारत के मिले कुछ अभिलेख खरोष्ट लिपि में है। उसके बाद में सिक्के। पुरातात्विक सामग्री में सिक्कों का स्थान भी कुछ महत्वपूर्ण कम नहीं है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण है। उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ये सिक्के प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। गुप्त सम्राटों का इतिहास अधिकतर उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, किंतु उनके सिक्कों से भी उनकी उपलब्धियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के तौर पर समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर ट्यूब बना है और अश्वमेध पराक्रमः शब्द खुदे हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। स्मारक और भवन। प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। उनकी कला की शैली नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः वह वेसर शैली कहलाती है। इस प्रकार स्मारकों और भवनों से वास्तुकला के विकास के अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। मूर्तियां। प्राचीन काल में कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां बनाई गई है, उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला के विकास पर बहुत प्रकाश पड़ा है। कुषाण काल की मूर्तियों कला में विदेशी प्रभाव अधिक है। गुप्त काल की मूर्तिकला में अंतरात्मा तथा मुखाकृति में जो सामंजस्य है, वह अन्य किसी काल की कला में नहीं मिलता। गुप्तोत्तर काल की कला में सांकेतिकता अधिक है, जिसे कला में निपुण व्यक्ति ही समझ सकते थे। उसमें वह स्वाभाविकता नहीं है जो गुप्त काल की मूर्ति कला में थी। प्राचीन काल की मूर्ति कला से जनसाधारण के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। बारहूत, बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति संजीव झांकी मिलती है। चित्रकला। इसी प्रकार अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला ने माता और शिशु या मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों में ऐसे मानव भावों का चित्रण किया है जो शाश्वत है और जो किसी देश का काल विशेष भी बपोती नहीं है। उनसे गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। जीवन और कला का अनन्यश्रय संबंध है। चित्रकला में हमें तत्कालीन जीवन की झलक मिलने को दिखती है। अवशेष। बस्तियों के स्थलों के उत्खनन से जो अवशेष मिले हैं, उनसे प्रागैतिहासिक और आद्य इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ा है। आदि मानव ने किस प्रकार उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया, उनकी जानकारी हमें बस्तियों से प्राप्त पत्थर और हड्डी की औजारों से, मिट्टी बर्तनों, मकानों, खंडरों से होती है। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत ढंग से समझ सके हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य हमें लेखक के काल्पनिक
फूट को अलग कर सकते हैं। इसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि वैदिक ऋषियों और बौद्ध जैन आचार्यों की सूचियां विद्यमान हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, धार्मिक साहित्य और धार्मिकतर साहित्य। धार्मिक साहित्य का हम तीन भागों में विवेचन करेंगे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। में पहला आता है वैदिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर कुछ अधिक और राजनीतिक जीवन पर कुछ कम प्रकाश पड़ता है। उपनिषद इसी काल की रचनाएं हैं। इनसे हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान होता है। वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांगों के छह अंग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है, वे कल्पसूत्र कहलाते हैं। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। महाकाव्य। महाकाव्यों में रामायण और महाभारत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहली या दूसरी शताब्दी में रामायण के केवल 12,000 श्लोक थे। अपने वर्तमान रूप में रामायण रामायण संभवतः दूसरी शती ईस्वी के अंत में विद्यमान थी। महाभारत का रचना काल ईसा पूर्व 400 से 400 ईसा तक बीच माना गया है। तभी इन महाकाव्यों से उत्तर वैदिक कालियों में आर्यों के जीवन में कुछ जानकारी मिलती है। पुराण। मुख्य पुराण 18 है। इनमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और संभवतः प्राचीन पुराण है। शेष बाद की रचनाएं है। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन मिलता है। इन राजवंशों का जो वर्णन इन पुराणों में मिलता है, वे एक दूसरे से भिन्न है और कहीं कहीं अन्य साधारणों से प्राप्त साक्ष्य से मेल नहीं खाता। किंतु महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की छठी शताब्दी तक राज किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन पुराण ही है। प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए ये पुराण बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम में सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक ये आते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद इनकी रचना हुई। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और व्यंजनों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है और अधिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। त्रिपिटक में ईसा से पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक व धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। लंका में इतिवृत्त, महावंश और दीपवंश भी भारत के प्राचीन इतिहास पर बहुत प्रकाश डालते हैं। बौद्ध साहित्य से भारत और विदेशों के सांस्कृतिक संबंधों पर बहुत प्रकाश पड़ा है। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक साहित्य से हमें प्राचीन के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य। जैन आगम में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। न्याय धम्म में कहा गया है कि महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। उपवास गतसाओं में उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं। इन 12 अंगों के प्रत्येक का उपांग भी है। इन पर अनेक भाष्य लिखे गए जो निर्युक्ति, चूर्णी और टीका कहलाते। भगवती सूत्र में 16 महाजनों का भी उल्लेख है। भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के काल तक की घटनाओं पर कुछ प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक दृष्टि से वसुदेव, हिंदी, बृहत्कल्प, सूत्र भाष्य, आवश्यक चूर्णी, कालिका पुराण, थाकोश महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्व है, जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में हुई। धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के लेखक का मुद्दे उद्देश्य अपने धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देना था। इसलिए उससे राजनीतिक गतिविधियों पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा चरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है।
किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कुछ अध्यायों से मौर्य शासन के आदर्श और पद्धति का पता चलता है। कामंद के नीतिसार से गुप्तकालीन राज्यतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र नामक नाटक से शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। कालिदास के रघुवंश में संभवतः समुद्रगुप्त की दिग्विजय की झलक मिलती है। सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी में राजा विक्रमादित्य की कुछ परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में विदेशियों का वृत्तांत। विदेशियों के वृत्तांत भी साहित्यिक साक्ष्य है। विदेशी लेखकों की धर्मेत्तर घटनाओं में विशेष रुचि थी, अतः उनके वर्णनों से राजनीतिक और सामाजिक दशा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इन लेखकों का समय भी प्रातः निश्चित है, इसलिए उनके वर्णन भारतीय लेखकों में वर्णनों की अपेक्षा अधिक बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। यदि हम अन्य साधनों से प्राप्त साक्ष्य से विदेशियों का वर्णनों का मिलान करते हैं तो उनका उपयोग करें तो वह प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायक होते हैं। विदेशियों के वृत्तांतों का विवेचन हम तीन वर्गों में करेंगे: यूनान और रोम के लेखक, चीन के लेखक और अरब के लेखक। पहला, यूनान और रोम के लेखक। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोट्स और टीसीएस के वृत्तांत है। टीसीएस के वर्णन में अधिक कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। इन दोनों लेखकों की अपेक्षाएं उन यूनानी लेखकों के वर्णन अधिक महत्वपूर्ण है जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण वर्णन मेगास्थनीज का है। यूनान और रोम के लेखकों ने इंडिका के आधार पर अपने वर्णन लिखे। इनसे प्राचीन भारत का सामाजिक तथा राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली। यूनानी लेखकों के ग्रंथों में पेरिप्लस ऑफ द थ्री एशियन सी का उल्लेख करना आवश्यक है। उसने अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनके आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे हैं। इन लेखकों की दूरस्थ देशों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जो लगन थी वह प्रशंसनीय थी। चीनी यात्रियों के वृत्तांत। चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फाइयान, युआनचांग और इत्सिंग के वर्णन है। इनमें वर्णन सभी चीनी भाषा में भी अभी भी उपलब्ध है और उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी कर दिया गया है। फाइयान 5वीं शती ईस्वी में भारत और आया था और 14 वर्ष भारत में रहा। उसने विशेष रूप से भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के विषय में लिखा। युआन चांग ने हर्षकाल राज्यकाल में भारत आया और 16 वर्ष भारत में रहा। उसने धार्मिक अवस्था के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया है। भारतीयों के रीति रिवाजों और शिक्षा पद्धति पर भी युआन चांग के वर्णन पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। 7वीं शताब्दी के अंत में इत्सिंग भारत आया था। वह बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि विषय में लिखा। अरब यात्रियों के वृत्तांत। 8वीं शताब्दी से अरब लेखकों ने भारत के विषय में लिखना आरंभ कर दिया था। सुलेमान 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में भारत आया था। उसने पाल और प्रतिहार राज्यों के विषय में लिखा है। अल मसूदी 941 से 943 ईसा तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट राज्यों की महत्ता के विषय में लिखा है। किंतु अरब लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अबू रिहान है, जिसका दूसरा नाम अलबेरुनी था। वह महमूद गजनवी का समकालीन था। उसने संस्कृत भाषा सीखी और भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को पूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न किया। उनसे अपने ग्रंथ तहकीक उल हिंद में भारत का बहुत तर्कसंगत और पूर्ण वर्णन किया है। उसने वर्णन में धार्मिक पक्षपात बिल्कुल नहीं था। उसने बड़े धैर्य से भारतीय समाज और संस्कृति को जानने का प्रयत्न किया है। अलबेरुनी ने भारतीय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, दर्शन, धार्मिक क्रियाओं, रीति रिवाजों और सामाजिक विचारधारों का प्रशंसीय वर्णन किया है। इसी प्रकार सभी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशों के वर्णन, इनसे हमें प्राचीन भारत इतिहास के बारे में अधिकतर जानने को मिलता है।
उसके लिए कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं। थैंक यू।